Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Aslam from Grammar A to Z. Today we will discuss unit number 10 of 10th class English. A world without books. किताबों से आरी दुनिया. ऐसे कैसी वो दुनिया होगी जिसमें किताबें ना होंगी. हम जैसे आम लोग जो किताबों से भागते हैं, किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो तो कहेंगे अच्छी बात है, अब किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे अच्छी बात है जनाब, अब इम्तिहान नहीं देना पड़ेंगे. लेकिन हमसे पहले जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और दनाई और हिकमत की बातें लिखे हैं हमारे लिए, अगर वो किताबें ना होंगी तो हम तक ना पहुंचती और एक अच्छे तरीके से कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं शायद हमें ना पता चलता. टुडे वी विल डिस्कस relative pronoun. Relative pronoun is a type of pronoun which is used to connect a dependent class to an independent class, and it acts as connector. It gives information about the subject, about the noun specifically. Who, whose, whom, which, and that are common relative pronouns. And a class which starts from a relative pronoun is called a relative class. So let's make it simple for you with the help of this written description. आइएगा सर. Relative pronouns. A relative pronoun is a relative pronoun is a type of pronoun. Pronoun की एक ऐसी किस्म है that is used जो इस्तेमाल की जाती है to link जोड़ने के लिए a dependent class, एक मतहत क्लास को to a main class, बड़ी क्लास. Dependent class के मतलब आपको पता होता है which cannot stand as its own, it needs independent class to give its complete meaning. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर मुकम्मल बात की हुई है. इन अ सेंटेंस, एक जुमले में डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास से जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन दरकार होता है उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और हु, होम, हुज, विच एंड दैट ये आपके कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है. उर्दू में हम कहेंगे हु, हुज, होम, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है. जो क्लास, a group of word which contains subject and verb is called class. जो क्लास relative pronoun से शुरू होगी relative class कहलाएगी. आगे वो हमसे डिमांड करता है, वैसे अगर इनका तर्जुमा करना हो हल्का सा तो क्या कर सकते हैं. who को हम कह सकते हैं कौन, whose किसका, whom किससे, which ये भी किसका हो सकता है, डेट के, इसे हम कर लो हुज किससे. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुमकिन है. अब देखिएगा जी, वो कहते हैं चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, कि जनाब आपको हमने रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं, फिक्रे के मुताबिक आपने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना. अगर तो किसी शख्स का जिक्र है तो फिर तो हमें पता है कि हु का इस्तेमाल करते हैं. वजाहत कर रहे हैं तो डैट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक होगा सर. अगर ऑब्जेक्टिव लिहाज से आ रहे हैं, किसी शख्स की बात कर रहे हैं तो हम हुम का इस्तेमाल करते हैं. और बेजान चीज हो या जानदार चीज हो, कुछ चीज है तो हम कहेंगे विच का इस्तेमाल करते हैं. हुज का मतलब होता है किसका, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंस आ जाती है. ठीक होगा सर. वाई आर यू सो सैड, तुम क्यों उदास हो, तुम इतने क्यों उदास हो. सो इंटेंसिफायर है सर. आई हैव लॉस्ट द पेन आई बॉट दिस मॉर्निंग, मैंने वो पेन गुमा दिया है जो आज सुबह मैंने खरीदा. तो अब पेन है तो चीज है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, विच. रेड से इस्तेमाल कर लेते हैं. विजिबल है सर. आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग. ठीक होगा सर. हैव यू सीन द मैन, अब मैन है तो क्या है जी, आदमी है, नाउन है, जानदार है, तो हम कहेंगे सर यहां पर हु का इस्तेमाल करना है. सिंपल है. हैव यू सीन द मैन हु बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ, क्या तुमने वो शख्स देखा है जिसने अभी दुकान से किताब खरीदी है. हु. द मैन यू आर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कजन. अब जो बोर्ड की किताब है वहां पर जो ऑप्शन है वहां पर हु है, तो मैंने सोचा कि यहां पर हु तो लग नहीं सकता, आज आगे डैट रह जाता है, डैट, लेकिन डैट भी अंडरस्टैंडिंग खराब कर देगा. ठीक है. उसके नजरिए में देखो ना, वो कहता था मैन हु यू आर टॉकिंग. अब उसने कहा कि ऊपर भी मैन है तो नीचे भी शायद हु होगा. ये बोर्ड की किताब में मुझे नहीं लगता कि खामी होगी, लेकिन मुझे लगता
तो हो भी सकता है, बोर्ड है, बाजू का टाइपोग्राफिकल एरर भी आ सकता है ना सर। द मैन यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कजन, के इजलास में जिस शख्स से तुम बात कर रहे थे वो मेरा कजन है। तब हु की जगह यहां पर सर आप सिंपल यहां पर हुम कर लो, हु लिखा ही हुआ वहां पर आप एम लिख लीजिएगा। द मैन हुम, हुम जिससे, हुम जिससे, किससे, जिससे, वो आदमी जिससे तुम इजलास में बात कर रहे थे वो मेरा कजन है। ठीक हो गया, रिश्तेदार। फरीद सेड, ये तो सिंपल है सर, सेड है तो आगे अब एक्सप्लेन करने के लिए हम वजाहत करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। फरीद सेड दैट ही नीडेड द मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे। फरीद ने कहा कि उसे एक लंबी और पुरसुकून छुट्टी की जरूरत। ठीक हो गया। Have you got anything these poor women could take for their children? क्या तुम्हारे पास कुछ है जो ये गरीब खवातीन अपने बच्चों के लिए ले जा सके? Have you got anything which, जो, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो ये गरीब खवातीन ले जा सकें? Adjective class. An adjective class is a dependent class that modifies the noun or pronoun of the main class in a sentence. It usually begins with a relative pronoun and relative adverb or relative adverb. So what is relative adverb? Whose, whom, which and that are relative pronoun. When, where and why are relative adverbs. So let's make it simple for you with the help of this written description. An adjective class is a dependent class, कि ये ऐसी क्लास है जो डिपेंड करती है, डिपेंडेंट क्लास है, अकेले अपनी मानी नहीं देती है। That modifies a noun or pronoun in the main class, कि मेन क्लास में जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है, सिंपल अल्फाज में कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या उस नाउन की जगह पर जो आप लफ्ज लेके आए हैं उसको क्वालिफाई करता है एक जुमले में। तो कहते हैं इट यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, कि ये उमूमी तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है। उर्दू में हमने इसको आसानी में कैसे कहेंगे, ऐसी क्लास जो एडजेक्टिव का काम दे, एडजेक्टिव क्लास कहलाती है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जनाब एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे पोइट है तो फेमस पोइट, ठीक होगा सर। ऐसी फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव सम मीनिंग। और क्लास क्या होता है? एक छोटा जुमला ही होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अगर हमसे कहते हैं पिक आउट द एडजेक्टिव क्लास इन ईच सेंटेंस, हर जुमले में से आपने हमें बताना है कि यहां पर एडजेक्टिव क्लास कौन सी है। अब हमने बात कर ली है सर कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। यहां पर ये ट्रिक ही है, कोई उसूल नहीं है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एक जुमले में सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है सर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम अगर गौर से देखें, अ पर्सन सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, आगे एडमायरेबल आ गया। इधर देखिएगा पीपल आ गया, शुड नॉट हमारे पास वर्ब आ गया, बुक्स आ गया, आर वर्ब आ गया, क्वेश्चन आ गया, वाज वर्ब आ गया, एवरीवन आ गया, इज वर्ब आ गया। अब इन वर्ब के सेंटर में कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हुई हैं और काम कर रही हैं एडजेक्टिव का, उन्हीं को हमने स्पॉट करना है। तो पहला है हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स। अगर आप गौर करो तो जुमला तो बड़ा क्लियर है, अ पर्सन इज एडमायरेबल, एक आदमी जो है वो काबिले तारीफ है। कौन काबिले तारीफ है? अ पर्सन। अब इस पर्सन के मीनिंग में ये सारी चीज इजाफा करती है, हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, जो अपनी गलतियों को जानता है, जो अपनी गलतियों को जानता है। अब ये अगर आप गौर करो, हु है, एक्नॉलेजेस एस ऑक्सिलरी लगा हुआ है, वर्ब है, तो हमें पता चल गया है कि सर ये आपके क्लास है, क्लास है। और
रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है ना सर, तो इसे हम कहेंगे ये एडजेक्टिव क्लास है। हु एक्नॉलेजेस दिस मिस्टेक्स, पहले जुमले में ये एडजेक्टिव क्लास है। आगे देखिएगा सर, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल अगर देखें तो जुमला ये बन सकता है, पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एंड क्वेश्चन अरोज इन आवर माइंड, हु इज द पीपल हु नॉट नीड टू थ्रो द स्टोन्स, कौन से लोग हैं जिनको पत्थर फेंकने नहीं चाहिए? तो हम क्या कहेंगे, हु लिव इन ग्लास हाउसेस। अब ये हु लिव इन ग्लास हाउसेस, ये सारे का सारा पीपल के मीनिंग में इजाफा करता है, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक्स। अगर जुमला इतना हो, द बुक्स आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक्स, तमाम किताबें स्टॉक में मौजूद नहीं हैं, तो बंदा कहता कौन सी किताबें मौजूद नहीं है? फिर हमें क्या बात ज़हन में आएगी, दैट हैव बीन रिकमेंडेड, वो किताबें जो मुंतखब की गई, इंतखाब की गई, जो कही गई, बताई गई, वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। दैट हैव बीन रिकमेंडेड जो है ये आपका सर क्या है, एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बुक्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये सारा जुमला पीपल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और ये जो क्लास है सर ये पर्सन की मीनिंग में इजाफा कर रही है। और अगर आप गौर करो, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। चौथे जुमले की तरफ आते हैं सर। द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड वाज टू डिफिकल्ट टू आंसर, वो सवाल जो उसने किया जवाब देना उसका बड़ा, उस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल था। अगर ये जुमला होता है ऐसे, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू आंसर, सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल था, तो बंदा पूछता किस सवाल का जवाब, तो हम कहेंगे दैट शी पोज्ड, वो सवाल जो उसने किया। हमने कहा ना कि जनाब जो आपकी क्लास होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल सही, उसमें सब्जेक्ट होता है, क्या होता है जी, वर्ब होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक होगा सर। अब दैट शी पोज्ड जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। Who acknowledges his mistakes? Adjective class. Who live in glass houses? Adjective class. That have been recommended? Adjective class. That she pose? Adjective class. पांचवा जुमला देखिएगा, everyone who has been invited is present. हर शख्स जिसे बुलाया गया था मौजूद है, जिसे बुलाया गया है मौजूद है। अगर हम जुमला पढ़ें ऐसे, everyone is present, everyone is present, हर शख्स मौजूद है, हर शख्स मौजूद है, तो बंदा पूछता है कि कौन शख्स हैं जो मौजूद हैं, तो हम कहते हैं हु हैज बीन इनवाइटेड, जिन्हें दावत दी गई, जिन्हें दावत दी गई। अगर आप गौर करो तो हु आपका सर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब ये स्पॉट कर ली हमने, फाइंड आउट कर ली, पिक आउट कर ली हैं कि ये जो हैं इन जुमलों में क्या है सर, एडजेक्टिव क्लासेस हैं। आगे वो डिमांड करता है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस एडजेक्टिव क्लासेस बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, जो आगे जुमले आपको दिए गए हैं या तो वहां पर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लो या एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल कर लो। सादी वो बात हमसे ये करना चाहता है कि भाई क्लास में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अब आपने जुमले ऐसे बनाने हैं जिनमें वर्ब ना हो, जिनमें वर्ब ना हो, फ्रेज बना देनी है। तो अब हम देखते हैं, वो पहला जुमला बोलता हमसे, ही इज अ पर्सन, वो शख्स है, वो शख्स है, हु कंसिडर्स द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल, जो दूसरों का जो फायदा है उसके बारे में सोचता है। ही इज अ कंसिडरेट पर्सन। देखो पहले यहां पर जनाब वर्ब था, वर्ब गायब कर दिया है, ठीक हो गया। अब पर्सन और कंसिडरेट, अब ये एडजेक्टिव लगा दिया हमने, ही द कंसिडरेट पर्सन, ठीक हो गया। वो आदमी है जनाब जो दूसरों के इंटरेस्ट को कंसिडर करता है, जो कंसिडर करता है दूसरों को। विच इज द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन। अब देखो दैट है जो और लीड्स है वर्ब है, अब हमने इसको चेंज करना है, विच इज द रोड लीडिंग। अब जब देखो ना यहां पर हमने आईएनजी फॉर्म को बतौर नाउन इस्तेमाल कर लिया है, ये मेन वर्ब है हमारा इज। विच इज द रोड लीडिंग मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन, यानी कि विच इज द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन, वो कौन सा सड़क है जो सबसे जल्दी स्टेशन तक जाती है। अब इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, विच इज द रोड लीडिंग मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन, वो कौन सी सड़क है जो सबसे जल्दी स्टेशन पर जाती है। द एक्सप्लेनेशन he gave was not satisfactory. The explanation was not satisfactory. He gave
that explanation which was not satisfactory, the explanation was not satisfactory, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है थर्ड। और he gave जो है ये तो आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब है। तो अब हमने इसको चेंज कैसे किया है, he gave इधर आ गया he gave an, ठीक हो गया जी, सेटिस्फैक्ट्री की जगह और वर्ब खत्म करके क्या कर दिया है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। अब जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारा नाउन है और अनसेटिस्फैक्ट्री सर क्या है, बिल्कुल सही बात, ये एडजेक्टिव है, ठीक हो। ही गेव एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, उसने एक गैर मुतमईन वजाहत दी, ऐसी वजाहत दी जिससे बंदा मुतमईन नहीं होता। दिस इज द प्लेस वेयर आवर फोरफादर्स लैंडेड, वेयर आवर फोरफादर लैंडेड, ये आपकी एडजेक्टिव क्या है सर, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हमने इसको चेंज करना एडजेक्टिव फ्रेज में, दिस इज द प्लेस ऑफ आवर फोरफादर्स, ये हमारे आबाओ-अजदाद की सरजमीन है, फोरफादर्स, ठीक हो गया सर। प्लेस ऑफ आवर फोरफादर, जगह कौन सी है, हमारे आबाओ-अजदाद की है। The reason why he failed is obvious, वो वजह जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ वो बिल्कुल सामने है, obvious है। The reason of his failing, the reason of his failing, अब ing फॉर्म इस्तेमाल कर ली है, is obvious। The second conditional sentences, in the second conditional sentences वो speculate, speculate से मुराद होता है गौर खोज करना, गौर खोज करना, सोचना। स्पेकुलेट अबाउट द सिचुएशंस, हम सूरत हाल के बारे में, जो मुख्तलिफ सूरत हालें होती हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, गौर खोज करते हैं। डेट विल प्रोबेबली, प्रोबेबली से मुराद होता है शायद, नेवर कभी भी। हैपन वाकया हो, एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, के इस दौर में, मौजूदा वक्त में, आने वाले दौर में कभी भी ऐसा ना हो, ठीक हो गया। इस चीज के बारे में हम गौर खोज करते हैं। ये शर्तिया जुमले किसी फर्जी बात के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्जी बात है, पहली तो बात ये कि फर्जी है जो हमने खुद अपने दिन में बनाई है, जिसको हम नामुमकिन या बाईद अज़ इम्कान समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकती बात, या सोचते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसे फिक्रों की इफ क्लास में, जो शुरू वाली क्लास होती है, पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, और जो मेन क्लास है उसमें वुड, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक होगा, माइट भी हो सकती, लेकिन अमूमी तौर पर वुड ही इस्तेमाल होता है। अब इसकी एक ट्रिक है, जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, अब जो इफ क्लॉज है उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म और डिड नॉट। इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म और डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी भी जगह पर इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म और डिड नॉट देखें तो मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। ये ट्रिक है क्या कि सेकंड फॉर्म और डिड नॉट देखें इफ क्लॉज में, तो आगे आपने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आगे वो हमें जुमले देखता है, देखिए फिर उसको पुट करते हैं जनाब करेक्ट वर्ब को। पुट द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म, इफ ही बी यंगर ही ट्रेवल मोर। अब इफ क्लॉज में हमने क्या पढ़ा है सर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। तो बी जो है ये होने के मानी देता है, और पास्ट में होने के लिए हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, ही है तो वाज, इफ ही वाज यंगर। अब मेन क्लास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड ट्रेवल मोर। अगर वो छोटा होता तो वो ज्यादा सफर कर लेता, ना अब उसने छोटा होना है ना उसने ज्यादा सफर करना है। तो हमने खुद ज़हन में बनाया एक फर्जी सिचुएशन है जिसे हमने सोचा है कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ शी नॉट बी ऑलवेज सो लेट शी बी प्रमोटेड। तो क्या हो जाएगा सर, इफ शी, बी होने के मानी देगा पास्ट टेंस में वाज, इफ शी वाज नॉट ऑलवेज लेट, ऑलवेज सो लेट, सो इंटेंसिफाइड है कि अगर वो हमेशा देर से ना आती, तो बी है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, शी वुड बी प्रमोटर। थर्ड फॉर्म है तो उसके बी लग के सर, शी वुड बी प्रमोटर। अगर वो हमेशा देर से ना आती तो उसको तरक्की दे दी जाती। अब वो तो हमेशा देर से आई है, अब ना ही पीछे जाया जा सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन। इफ आई स्पीक परफेक्ट इंग्लिश आई हैव अ गुड जॉब। इफ क्लास में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म। इफ आई स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब। अगर मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती। इफ शी, पास्ट टेंस है जी,
पास फॉर्म आगे पास की, इफ शी पास द एग्जाम शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। अगर वो इम्तिहान पास कर लेती तो वो इस काबिल होती कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती, लेकिन अब तो इम्तिहान पास नहीं हो। एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक फर्जी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सेकंड कंडीशनल, जिसको हम नामुमकिन या बाईद अज़ इम्कान समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वही बाय अ हाउस इफ वही डिसाइडेड टू स्टे हियर। अब अगर आप गौर करो तो जो इफ क्लॉज है वो आगे चली गई है, ठीक हो गया सर। तो आएंगे वही वुड बाय, we would buy a house if we decided to stay here। अगर हम यहां पर रहने का सोचते तो हम एक घर खरीद लेते। यहां पर अगर उसने पैसिव वॉइस दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब हम आपको कुछ हिंट दे रहे हैं, तो आप उनके पैसिव बनाएं लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आखिरी 30 सेकंड। Were the thieves caught? Will my apology accepted? Will the workers be replaced with computers? Was the accident seen by the police yesterday? Where was the first underground railway opened? That's all for today. So nice of you.